2024 में जब T20 वर्ल्ड कप चल रहा था और विराट कोहली ने फाइनल में ओपनिंग की थी और विराट कोहली इंडिया टीम के ओपनर नहीं है, नियमित ओपनर नहीं है। फॉर अ चेंज उन्होंने किया और जिस तरह की बल्लेबाजी उन्होंने की, जिस तरह से धीमी बल्लेबाजी की शुरुआत में अगर आप देखिए, सबसे सबसे धीमा अर्धशतक उनका था वो। इसी किताब में वीरेंद्र सहवाग कहते हैं कि मुझे सिखाया गया था बचपन से कि बॉल को छोड़ के जो है वो पुराना करना चाहिए, लेकिन मुझे लगा कि छोड़ के पुराना करने की बजाय तोड़ के पुराना करते हैं, तो मैंने तोड़ के पुराना किया। गावस्कर का एक इंटरव्यू में सुन रहा था अभी कुछ दिन पहले, उन्होंने बताया कि किस तरह से जब वो बल्लेबाजी करते थे तो गेंद को हवा में मारना एक तरीके का अपराध माना जाता था। मतलब आप ग्राउंडेड शॉट खेलिए जितना खेलना हो। अच्छा। और आपका बॉल अगर थोड़ा सा आपने हवा में खेल दिया तो कोच जो है बड़ा तेजी से घूर के देखते थे और हो सकता है फिर आपको अगले दिन बल्लेबाजी भी ना मिले। ऑफिशियली क्रिकेट शुरू होता है 1832 में मेरे ख्याल से, जो इस किताब में लिखा भी होगा। उससे पहले जो पहला टेस्ट मैच हुआ और इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया जो दो इस खेल के जनक हैं, वहां से शुरू हुआ। रोमेश कालू वितरना को देखिए, जिन्होंने एक वर्ल्ड कप में पूरा का पूरा मतलब बल्लेबाजी की परिभाषा को ही बदल दिया। आज जब हम पावर प्ले में कहते हैं कि आईपीएल में पावर प्ले में 6 ओवर में भाई हमने 100 रन बना दिए और हमको उस फील्डिंग की रिस्ट्रिक्शंस को सबसे ज्यादा यूटिलाइज करना है, तो उसकी शुरुआत कहां से हुई? वो रास्ता किसने दिखाया? अगर हम सिर्फ आईपीएल पर ही ध्यान देंगे, अगर हम सिर्फ इसी तरह के बल्लेबाजों को प्रोड्यूस करेंगे जो पहली ही बॉल से चौका या छक्का मारना जानते हैं, तो फिर टेस्ट क्रिकेट का क्या होगा? नमस्कार दोस्तों, आज हमारे पॉडकास्ट में बहुत ही खास मेहमान हमारे साथ जुड़ने जा रहे हैं। प्रयागराज में जन्मे देश के सीनियर मोस्ट स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट शिवेंद्र कुमार सिंह जी। शिवेंद्र जी ने एक नहीं बल्कि कई क्रिकेट वर्ल्ड कप्स और ओलंपिक जैसे बड़े बड़े इवेंट्स को कवर किया है। इंडियन क्रिकेट टीम के साथ वो एक डिकेड से ज्यादा समय तक दुनिया के अलग अलग टूर्स पर गए। आपने उनका नाम हिंदी के प्रमुख अखबारों में रेगुलर कॉलम्स के रूप में जरूर पढ़ा होगा। उनकी क्रिकेट पर लिखी पहली किताब क्रिकेट के अनसुने किस्से पेंगुइन से छपी, जो रीडर्स के बीच काफी पसंद की गई। लेकिन सिर्फ क्रिकेट तक ही सीमित नहीं है शिवेंद्र जी। पाकिस्तान के सफर पर बेस्ड किताब ये जो है पाकिस्तान और न्यूज रूम की जिंदगी पर लिखा गया उपन्यास विजय चौक लाइव भी उन्हीं की लिखी हुई। और सबसे खास बात, उन्होंने क्लासिकल म्यूजिक पर भी 4 किताबें लिखी हैं, जिनका अनुवाद कन्नड़, आसमीज, बंगला, राजस्थानी, पंजाबी, कोंकणी, उर्दू, नेपाली और इवन इंग्लिश जैसी भाषाओं में हो चुका है। आजकल वो TV9 के डिजिटल विंग्स में स्पोर्ट्स 9 चैनल की जिम्मेदारी संभाल रहे हैं। लेकिन जर्नलिज्म के सफर में एक ऐसा भी मोड़ आया जहां उन्होंने नौकरी छोड़कर एक कल्चरल मूवमेंट रागगिरी की शुरुआत की, जिसका मिशन है हमारी अगली पीढ़ी को शास्त्रीय संगीत के संस्कार देना। ये बहुत ही बड़ी बात है। तो चलिए स्वागत करते हैं एक जर्नलिस्ट, लेखक, संगीत प्रेमी और सांस्कृतिक क्रांति के एक अहम सिपाही शिवेंद्र कुमार सिंह जी का। शिवेंद्र सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है बोलती किताबों के एक और मजेदार एपिसोड में। बहुत बहुत शुक्रिया अर्चित। सर, आपने जर्नलिज्म के सफ़र में काफ़ी बड़े बड़े इवेंट कवर किए हैं। ओलंपिक हो गया, एशियन गेम्स हो गया, वर्ल्ड कप हो गया। इन सब के बीच एक किताब लिखना, वो भी स्पेसिफिकली ओपनर्स पर। हालांकि आपने पहले भी कई किताबें लिखी है, पर एक स्पेसिफिक थीम चुनना, मैं किताब पे डिटेल में बात करूंगा, पर ये आइडिया कैसे आया, इसके पीछे की जो स्टोरी है वो जरा बता दीजिए। इसका आइडिया ऐसे आया अर्चित कि 2024 में जब T20 वर्ल्ड कप चल रहा था और विराट कोहली ने फाइनल में ओपनिंग की थी और विराट कोहली इंडिया टीम के ओपनर नहीं है, नियमित ओपनर नहीं है। फॉर अ चेंज उन्होंने किया और जिस तरह की बल्लेबाजी उन्होंने की, जिस तरह से धीमी बल्लेबाजी की शुरुआत में अगर आप देखिए, सबसे सबसे धीमा अर्धशतक उनका था वो। बावजूद इसके वो शतक कैसे जीत दिलाता है, भारत को चैंपियन बनाता है, चैंपियन भी वर्ल्ड चैंपियन बनाता है। तो ये समझ में आया कि ओपनर का जो रोल है वो किस तरह से टीम की जीत के लिए नींव रखता है। जो नाम से भी पता चलता है कि भाई ओपनर है, किसी चीज की शुरुआत कर रहा है, तो वो कितना कठिन काम है, कितना जटिल काम है। इस पर ऐसे ही क्रिकेट प्रेमी दोस्तों के साथ अपना हंसी मजाक बातचीत चल रही थी। किसी ने किसी ओपनर का जिक्र किया, किसी ने किसी का जिक्र किया। करते करते कहानी आई तो ये समझ में आया कि नहीं यार, ये पूरा का पूरा मुकम्मल विषय है। और चूंकि लिखने पढ़ने का शौक है, जैसा आपने भी कहा कि किताबें पहले लिखी हुई हैं, तो लगा कि अच्छा विषय है और बहुत रेलेवेंट है। बहुत सारा मसाला है इसमें, बहुत सारी चीज़ें हैं बात करने के लिए। क्योंकि अगर आपने किताब देखा तो आपने ये पाया होगा कि हर दशक में कैसे ओपनर्स को लेकर स्ट्रैटेजी चेंज की टीम्स ने, इसका भी मैंने ब्यौरा दिया हुआ है। तो वो सब कुछ निकल कर आया, तो लगा कि इसको समेटने के लिए एक किताब होनी चाहिए और इसीलिए ये किताब लिखी। बहुत सुंदर किताब है सर। आप अपने शब्दों में लिसनर्स के लिए एक्सप्लेन कर दीजिए, क्या है ओपनर्स?
ओपनर्स जैसा अभी मैंने बताया कि विश्व क्रिकेट में, और विश्व क्रिकेट में भी जब मैं विश्व क्रिकेट कहता हूं तो उसमें तमाम टीमें, भारत के अलावा सारी टीमें आती हैं, और ये एक तरीके से ओपनिंग का इंसाइक्लोपीडिया है। इसमें आपको ऐसा नहीं है कि किसी एक पर्टिकुलर टीम के बारे में हम बात कर रहे हो या किसी एक एरा की बात कर रहे हो, बल्कि क्रिकेट के इतिहास का जो पहला टेस्ट मैच था उस टेस्ट मैच से लेकर, और जो पहला टेस्ट शतक लगा चार्ल्स बैनरमैन जो कि उन्होंने लगाया, उनके वहां से लेकर हम चले, और हमने किताब को डिफरेंशिएट ऐसे किया या प्लान ऐसे किया। टीवी में नौकरी की है तो हर चीज को एक आधे घंटे का प्रोग्राम बनाते हैं जैसे, तो उसके लिए रन ऑर्डर बनाते हैं हम लोग। तो रन ऑर्डर होता क्या है, अगर आम भाषा में आपके सब्सक्राइबर्स के लिए बताऊं तो रन ऑर्डर ऐसा होता है कि जैसे आप कैसे शुरू करेंगे, उसके बाद क्या आएगा, एक सिलसिलेवार तरीके से चीजों को नोट कर लेना। बिल्कुल। तो इस किताब को भी सिलसिलेवार तरीके से इस तरीके से किया है कि चूंकि 1975 में वर्ल्ड कप शुरू होता है, तो 1975 के पहले के जो ओपनर्स हैं टेस्ट क्रिकेट के ग्रेट ओपनर्स, उनकी कहानी एक साथ रखी है। उसके बाद 1970 से 80, 80 से 90, 90 से 2000, 2000 से 2010, यानी एक एक दशक को पकड़ा है। हर एक दशक में 2 वर्ल्ड कप हुए क्योंकि 4 साल में एक बार होता है। उस वर्ल्ड कप को लेकर अलग अलग टीमों ने अपने ओपनर्स को लेकर किस तरह की रणनीति बनाई। कभी लगा कि चलिए मेकशिफ्ट ओपनर से शुरुआत करा देते हैं, कभी जो है किसी टीम ने कहा कि एक दाएं हाथ और एक बाएं हाथ के ओपनर से शुरुआत कराते हैं। तो ये जो आप सब ने देखा है, क्रिकेट फैंस ने देश के देखा है, उसी को बहुत थोड़ा सा प्लान वे में करके और ये किताब तैयार की ओपनर्स। और बड़ा बड़ा अच्छा रिस्पॉन्स रहा जब सचिन से इसका मैंने जिक्र किया। सचिन को भी बड़ा अच्छा लगा आइडिया, और फिर मैंने उनसे रिक्वेस्ट की कि आप ही इस किताब का फॉरवर्ड लिखें, तो उन्होंने लिखने के लिए सहमति दी और लिखा। और इसके अलावा आपने देखा होगा कि करीब 24-25 इतने बड़े बड़े ओपनर से मैंने बात की, और अच्छा ये लगा, जिस बात की तसल्ली हुई सबसे ज्यादा, कि जब भी किसी से भी डिस्कस किया तो उसको ये लगा कि हाँ यार, ये ओपनर अच्छा विषय है, इस पर अभी उस तरीके से काम हुआ नहीं था जो काम अब हो गया, कम से कम दर्ज हो गया चूंकि उस। बिल्कुल सर, बिल्कुल। आपने अभी सचिन सर की बात की, मैंने भी आपका फॉरवर्ड पढ़ा। सचिन सर लिखते हैं उसमें, ओपनिंग में आप हमेशा शून्य यानी 0 से शुरुआत करते हैं। आप खुद से मैच की सिचुएशन बनाते हैं, यानी कि ओपनर्स ही होते हैं, वही डिसाइड करते हैं कि मैच में जो आने वाले बल्लेबाज हैं वो किस तरीके से बल्लेबाजी करेंगे। ओपनर जल्दी आउट हो जाए तो बल्लेबाज को उस तरीके से अडाप्ट करना पड़ता है, ओपनर लंबा खेल जाए तो मैच उसी तरीके से बनता है। एक सक्सेसफुल ओपनर होने के लिए आपके नज़रिए में मेन जो माइंडसेट है वो क्या होना चाहिए? अडेप्टेबिलिटी, कॉन्फिडेंस, या फिर कुछ और? अब मुझे लगता है बड़ा बड़ा मुश्किल सवाल है, क्योंकि ये सवाल मैंने तमाम प्लेयर्स से पूछा और सबका अलग अलग स्टाइल है। आप सचिन को कोट कर रहे हैं, इसी किताब में वीरेंद्र सहवाग कहते हैं कि मुझे सिखाया गया था बचपन से कि बॉल को छोड़ के जो है वो पुराना करना चाहिए, लेकिन मुझे लगा कि छोड़ के पुराना करने की बजाय तोड़ के पुराना करते हैं, तो मैंने तोड़ के पुराना किया। तो मेरे आपके शीर्षक में भी है ये। जी बिल्कुल बिल्कुल, गेंद को छोड़ने और तोड़ने वाले बल्लेबाजों की कहानी। तो मुझे लगता है शायद अर्चित, जैसे हम जिंदगी को जीने का अंदाज सबका अलग अलग है, हर एक दिन को बिताने का अंदाज अलग अलग है, हर दिन की शुरुआत अलग अलग है। आप बहुत से ऐसे लोग को जानते होंगे जो सुबह सो के उठते हैं, कहते हैं कि साहब मैं तो गर्म पानी पीता हूं 1 गिलास। कोई कहता है कि साहब हम सुबह उठ के जो है कोई फला चीज खा लेते हैं, उससे हमको ऐसा लगता है। सबका एक अलग तरीका है अपने आप को अपने दिन की शुरुआत करने का। तो मैं अगर उससे ही क्रिकेट को जोड़ूं तो मुझे लगता है सबकी शुरुआत करने का तरीका अलग अलग है। हाँ, उसके बाद वो किस तरह से उसको लेता है, किस तरह से अपने अंदर समाहित करता है अपनी जिम्मेदारी को, क्योंकि जिम्मेदारी बड़ी है। जिम्मेदारी आपके ऊपर यह है कि आप आपके बाद आने वाले बल्लेबाजों के लिए एक तरीके से जाकर मेहनत करते हैं, उनके लिए आप इनपुट तैयार करते हैं कि हाँ ये विकेट कैसा खेल रही है, इस पे स्विंग ज्यादा हो रहा है, सीम ज्यादा हो रहा है, टर्निंग ट्रैक है, बाउंस ज्यादा है। जैसा आप खेलते हैं वही एक तरीके से एक सैंपल बनता है। बाकी खिलाड़ी जो है, जो ड्रेसिंग रूम में बैठ के आपको देख रहे हैं खेलते हुए, वो दरअसल आपकी बल्लेबाजी के अंदाज से ही तो समझ पाते हैं कि पिच कैसा खेल रही है। तो आप एक अननोन टेरिटरी में जाते हैं और उस अननोन टेरिटरी में जाकर आप कुछ ऐसा करते हैं जिससे कि वो बाकी लोगों के लिए, टीम के बाकी सदस्यों के लिए वो एक नोन टेरिटरी हो जाती है, क्योंकि उनको पता चल जाता है कि अच्छा इस पिच पे बाउंस ज्यादा है या इस पिच पर अनइवन बाउंस है। तो ये काम जटिल काम है, मुश्किल काम है। और इतने ओपनर से बात की, इतनी राय निकल कर आई। किसी ने कहा कि मुझे तो रोहित शर्मा का कहना है कि मुझे तो लगता है बहुत अच्छा है मेरे लिए, मुझे बहुत सूट करती है। क्यों? क्योंकि ओपनिंग में मुझे पता है कि मैं अगर बल्लेबाजी करने गया हूं तो किस तरह से विकेट बिहेव कर रहा है ये नहीं पता, लेकिन मुझे ये पता है कि बॉलर जो है उनकी टीम का बेस्ट बॉलर ही आने वाला है मेरे सामने। अगर स्लिप की बात कर लें तो 3 स्लिप मुझे पीछे, टेस्ट मैच अगर है तो 3 स्लिप मुझे मिलने ही मिलने वाली है। बॉल का मुझे पता है कि स्विंग तो करेगी लेकिन रिवर्स स्विंग नहीं करेगी क्योंकि नया बॉल है। तो इस तरह के भी अप्रोच के साथ जो है वो ओपनर्स जाते हैं।
कुल मिला जुलाकर अगर आप एक लाइन में कहें तो आपकी विश्व क्रिकेट का अगर इतिहास आप खंगाल कर देखेंगे, बड़ी टीमें जो भी सफल टीमें रही हैं उसमें उनके ओपनर्स का बहुत बड़ा रोल रहा है। बिल्कुल, आपने भी अप्रोच की बात की। आपने जब से क्रिकेट शुरू हुआ है तब से लेकर आज के दौर तक के सभी ओपनर्स के बारे में लिखा है। हम बात करें सुनील गावस्कर जी की या फिर बायकॉट की, या फिर बात करें अभी के हाल के ओपनर्स रोहित शर्मा या फिर डेविड वार्नर हो गए, इनके अप्रोच में क्या चेंज आया, क्या शिफ्ट आया है? मेरे ख्याल से जो गेम में शिफ्ट आया, जो चीज गेम में बदलाव आया, वही बदलाव अप्रोच में भी आया इन खिलाड़ियों के। पहले गावस्कर का एक इंटरव्यू में सुन रहा था अभी कुछ दिन पहले, उन्होंने बताया कि किस तरह से जब वो बल्लेबाजी करते थे तो गेंद को हवा में मारना एक तरीके का अपराध माना जाता था। मतलब आप ग्राउंडेड शॉट खेलिए जितना खेलना हो, अच्छा। और आपका बॉल अगर थोड़ा सा आपने हवा में खेल दिया तो कोच जो है बड़ा तेजी से घूर के देखते थे, और हो सकता है फिर आपको अगले दिन बल्लेबाजी भी ना मिले, क्योंकि सजा देने का तरीका यही होता था कि आपको बल्लेबाजी नहीं दी गई, आपसे कहा गया कि जाइए सिर्फ आप एक काम करिए, आज सिर्फ वार्म अप करिए आप। लेकिन अब क्या है, अब आप देखिए कि ऋषभ पंत जैसे जो बल्लेबाज हैं, मतलब अभी जो उन्होंने शतक लगाया आईपीएल में, उसमें कई शॉट्स ऐसे थे जिसमें उनका एक पैर भी हवा में है, हाथ उनका हवा में है, वो किस पोजीशन पर शॉट मार रहे हैं वो समझ में ही नहीं आता। वो नो लुक शॉट जिसको कहते हैं, जिसमें वो देखते भी नहीं है शॉट मारने के बाद। हाल ही में आईपीएल में सेंचुरी भी उन्होंने ऐसे पूरी बिल्कुल बिल्कुल, इसीलिए मैंने उसका जिक्र किया। तो अब जो ये अप्रोच में चेंज आया है, चाहे वो जेफरी बायकॉट की बात कर लें या उससे पहले के भी जो ग्रेट ओपनर्स थे, या फिर आप गावस्कर की बात कर लें, या फिर आज की एरा में आप आएंगे तो यशस्वी जायसवाल की बात कर लीजिए, आप वैभव सूर्यवंशी को देखिए, 14-15 साल के हैं, जिस तरीके से आईपीएल में पहली दूसरी बॉल पे वो मतलब उठाकर छक्का मारने को जाते हैं, तो ये दिखाता है कि अब इस खेल में बाकी जितने एलिमेंट हैं, जीत हार, रिकॉर्ड्स, ट्रॉफी, वो तो हैं ही, वो तो एग्जिस्ट करते ही हैं, लेकिन उसके साथ साथ ये भी एक बड़ा फैक्टर है कि एंटरटेनमेंट कितना है इस पूरे खेल का, क्रिकेट के खेल का जो एंटरटेनमेंट का पक्ष है, वो ये बताता है कि साहब आपको जो दर्शक आया है 70,000 80,000, आपको उसको भी एंटरटेन करना है, वरना अगर वो नहीं आएगा तो फिर खेलने का फायदा ही क्या है। इस बुक में अगर मैं बात करूँ ना, आपने सिर्फ फैक्ट्स डाले हैं बल्कि कई सारे किस्से और कई सारी स्टोरीज भी डाली हैं। जैसे मैं पढ़ रहा था, आपने एसडी बार्न्स के दौरे शतक की कहानी इसमें लिखी, अल्फ्रेड ब्राउन का क्रिकेट खेलना, उसके बाद विश्व युद्ध लड़ना, और फिर उसके बाद फिर से क्रिकेट खेलना। ओलंपिक में फ्रांस ने 25 रन बनाए थे, उस पर वो ऑल आउट हो गए थे। हालांकि अब ये खुशी की बात है कि वापस से क्रिकेट ओलंपिक में जाने वाला है 100 साल के बाद। और या फिर मैं बात करूं विजय मर्चेंट सर की, जो आपने पूरी की पूरी उनका कैरियर के बारे में जो लिखा है, आपके अकॉर्डिंग सबसे ज्यादा इंस्पायरिंग ओपनर कौन सा रहा है? मुझे लगता है, देखिए अगर मैं अपने एरा में बात करूं, किताब का जैसे शुरुआत में इस बातचीत के हम लोग मैंने बताया था कि एक तो चैप्टर है जो 1975 के पहले की बात करता है। जाहिर सी बात है, मेरा जन्म जो है तब हुआ नहीं था, तो मुझे भी, मैंने भी वो रिसर्च की है, वो ढूंढा है, वो पढ़ा है, जो पिछले 25 साल के क्रिकेट करियर में, कवरेज के करियर में जो चीज़ें, किताबें पढ़ी, यहाँ से वहाँ से इकट्ठा किया, किस्से जो प्रेस बॉक्स में बैठे रहते थे, हमारे जो सीनियर्स होते थे वो जब सुनाते थे किस्से, तो उनके किस्से सुने, फिर उसको ढूंढा। हाँ, अगर अपने समय से बात करूँ तो मुझे लगता है गावस्कर अपने आप में एक बहुत बड़ा, भारत के लिए नहीं, सिर्फ पूरी दुनिया के लिए, भारत के कॉन्टेक्स्ट में तो अलग से बात कर लेंगे, पूरी दुनिया में अगर ओपनिंग को लेकर जो फियरलेस अप्रोच था, पूरे करियर में हेलमेट लगाए बिना वेस्ट इंडीज के एक से एक खतरनाक गेंदबाजों का सामना कर लेना, तो कई बार ऐसा लगता है कि वो मतलब अविश्वसनीय लगता है। वो लगता है कि अरे यार कैसे करिश्मा, मतलब ये एक छोटा सा 5 फुट 4 इंच 5 इंच का बल्लेबाज, उसके सामने एंडी रॉबर्ट्स, जोएल गार्नर और मेलकम मार्शल जैसे गेंदबाज आते थे। और फिर आप इसको ऐसे देखिए, विनोद कांबली मजाक में एक बात कहते थे मुझसे, कहते थे भाई साहब वो बॉलर की सिर्फ हाइट मत देखा करिए कि वो 6 फुट 3 इंच का है या 6 फुट 4 इंच का है, ये भी तो सोचिए कि वो हाथ अपना ऊपर लेके जा रहा है, मतलब अनदर कम से कम 2 फीट वो और ऊपर जा रहा है। तो आप सोचिए गावस्कर के एरा में जितने वेस्ट इंडीज के फास्ट बॉलर्स थे जिनकी अपनी हाइट ही 6 फुट 3 इंच 4 इंच होती थी, फिर वो 2 फुट हाथ ऊपर चला गया, तो आप एक्चुअली जो बॉल उनका गिर रहा है पिच पे, वो आ रहा है 8 फुट प्लस की ऊंचाई से, और उनके सामने एक बल्लेबाज खड़ा हुआ है जिसने हेलमेट तक नहीं पहनी है। तो ये लगता है कि शायद और वेस्ट इंडीज में तो गावस्कर की जो रिकॉर्ड्स रहे हैं, जिस तरीके से उन्होंने वहां पर मतलब गाना बन गया उनके सम्मान में, तो ये दिखाता है कि मेरी पीढ़ी में, मतलब जितने भी लोग मेरी जनरेशन के हैं, उनके लिए शायद जो पहला व्यक्ति जो बहुत आकर्षित करता है, फैसिनेट करता है क्रिकेट के प्रति, जो क्रिकेट के लिए ब्रांड एम्बेसडर होता है, वो सुनील गावस्कर साहब ही होंगे। और बड़ा
लकी हूं मैं, कह लीजिए कि उनको खेलते हुए तो टीवी पे देखा था, लेकिन उसके बाद जब वो कमेंट्री के उसमें आए तो हमारा क्रिकेट कवरेज का करियर शुरू हो चुका था। तो तमाम मुलाकातें हुई, इस किताब को मैंने उनको भेजा, उनका पत्र भी आया मेरे पास कि बड़ा शुभकामनाएं उन्होंने मुझे दी। कई बार क्रिकेट कवरेज के दौरान उनसे मिलने का सौभाग्य मिला। तो ये सब कुछ लगता है, इसीलिए मैं शायद अगर एक खिलाड़ी चूज करना हो एज एन ओपनर तो मैं शुरुआत करूंगा गावस्कर से। गावस्कर जी से, बिल्कुल सर। हम ओपनर्स में थोड़ा डिटेल में बात करते हैं, पर उससे पहले मैं क्रिकेट के बारे में थोड़ा सा जानना चाहूँगा। आपने हालांकि ऑलरेडी सब कुछ मेंशन किया हुआ है, पूरे फैक्ट के साथ आपने सब कुछ लिखा हुआ है। ऑफिशियली क्रिकेट कब शुरू हुआ था? ऑफिशियली क्रिकेट शुरू होता है 1832 में मेरे ख्याल से, जो इस किताब में लिखा भी होगा। उससे पहले जो पहला टेस्ट मैच हुआ, और इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया जो दो इस खेल के जनक हैं, वहां से शुरू हुआ। और फिर उसके बाद इसका विस्तार होना शुरू हुआ धीरे 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 धीरे। किसी भी, आप इसको ऐसे भी समझिए कि मतलब ऑफिशियल टर्म्स में कहा जाए तो 1832, लेकिन ऐसा नहीं कि उससे पहले खेला नहीं जा रहा था, खेला उससे पहले भी जा रहा था। लेकिन फिर जैसे आप एक खेल की वैश्विक संस्था बनाते हैं, फिर आईसीसी का बनना, फिर उसके बाद एक एक करके टेस्ट नेशन का दर्जा मिलता गया, वेस्ट इंडीज को मिला, साउथ अफ्रीका को मिला, इंडिया को मिला, तो वो विस्तार होना शुरू हुआ। फिर 1930 के आसपास भारतीय टीम भी आ गई टेस्ट क्रिकेट के उसमें अपने दर्जे में। तो कुल मिला जुला कर क्रिकेट का जो प्रचार प्रसार, हालांकि अभी भी अगर आप देखें, अगर आप सॉकर से कंपैरिजन करें, या अगर आप लॉन टेनिस से कंपैरिजन करें, हॉकी से कंपैरिजन करें, तो शायद उस तरह की वैश्विक लोकप्रियता क्रिकेट की नहीं है। लेकिन अब इसी दिशा में काम हो रहा है। आज की तारीख में जो इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल, जो पेरेंटल बॉडी है क्रिकेट की, वो आपने देखा होगा, पिछला वर्ल्ड कप अमेरिका में खेला गया, T20 वर्ल्ड कप। अमेरिका में T20 वर्ल्ड कप कराने के पीछे जो सोच है वो यही सोच है कि इस खेल का विस्तार हो। अभी जो 20-25 देश हैं जो आपको लिमिटेड ओवर्स में दिखाई देते हैं, 10-12 देश हैं जो आपको टेस्ट मैचेस में दिखाई देते हैं, तो ये क्रिकेट और ज्यादा फैले, ये भी जाए 50, 60, 70 देशों तक, इसी का प्रयास अभी चल रहा है। बिल्कुल। इसी सवाल का दूसरा भाग है कि जब से क्रिकेट शुरू हुआ है, जब से ओपनर्स आए हैं, अगर मैं अपनी पीढ़ी की बात करूँ, आपकी पीढ़ी की बात करूँ, तो जो सबसे रिकग्नाइज्ड ओपनर है वो सुनील गावस्कर जी है। हम लोग उन्हीं को जानते हैं। आपने उनसे पहले भी कई ओपनर आए, उनके बारे में भी डिटेल में बुक में लिखा है। जैसे पंकज रोय के बारे में आपने लिखा है, बिल्कुल। और आपने नारी कॉन्ट्रैक्ट के बारे में लिखा है, आपने विजय मर्चेंट जी के बारे में लिखा है। तो जो एवोल्यूशन हुआ है फ्रॉम सुनील गावस्कर टू रोहित शर्मा, फिर पहले सहवाग आए, फिर रोहित शर्मा आए, तो जो एवोल्यूशन हुआ है वो किस तरीके से रहा है? एवोल्यूशन में यही जो मैंने थोड़ी देर पहले कहा कि वो जो एंटरटेनमेंट का एंगल था ना, वो बिल्कुल जो शुरू में इग्नोर्ड था। पहले मतलब दर्शक आते जरूर थे देखने, लेकिन क्या क्रिकेटर्स दर्शकों के एंटरटेनमेंट के लिए खेलते थे? मुझे लगता है शायद नहीं। उस वक्त जो खेलने का तरीका था, बल्लेबाजी का तरीका था, वो तरीका बिल्कुल अलग था। और जैसे जैसे क्रिकेट में पैसा आया, पैसा कैसे आएगा? पैसा आने के लिए आम आदमी का उस खेल से जुड़ना बहुत जरूरी है। आम आदमी जुड़ेगा। ये जो क्रिकेटर्स विज्ञापन करते हैं, या जिन खिलाड़ियों का आप नाम ले रहे थे अभी भारत के ओपनर्स में, उसमें फारूक इंजीनियर का भी नाम है, जिन्होंने पहला विज्ञापन किया, मतलब भारत के लिए ब्रिल क्रीम का विज्ञापन उन्होंने किया। इतने स्टाइलिश विकेट कीपर बैट्समैन हुआ करते थे। तो कहने का आशय ये कि जैसे जैसे बाजार इन्वॉल्व हुआ, और बाजार जब भी किसी भी चीज में इन्वॉल्व होगा, क्रिकेट में ही नहीं किसी भी चीज में, उसकी कुछ नियम एवं शर्तें होंगी। तो बाजार की पहली शर्त ये थी कि भाई आपको इसको आम आदमी तक पहुंचाना है, आम आदमी से जोड़ना है। अब आम आदमी से जोड़ना है तो आम आदमी क्यों जुड़ेगा? आम आदमी तभी जुड़ेगा जब उसको उसमें कुछ मजा आ रहा होगा, उसको कुछ उसमें एंटरटेनमेंट का एलिमेंट मिलेगा। तो ये पूरा जो बदलाव हुआ है, जिसका जिक्र भी हमने किताब में किया है सिलसिलेवार तरीके से, वो शायद वक्त में आया बदलाव है। जैसे हमारे रहन सहन में बदलाव आया, जैसे हमारी परंपराओं में बदलाव आया, जैसे हमारे खान पान में बदलाव आया, जैसे हमारे कपड़ों में बदलाव आया, जैसे हमारे बोली में, बातचीत में, हमारी दिनचर्या में, ये सब तो बदला है ना। अगर आप अपने पिताजी या अपने दादाजी की दिनचर्या को याद कीजिए और अपनी दिनचर्या को याद कीजिए, तो उसमें जमीन आसमान का फर्क है। तो वही बदलाव जो हमने अपने जीवन के अलग अलग आयाम, अलग अलग पहलुओं में देखा है, वही आयाम जो है वो क्रिकेट में भी आया है बदलाव, और वही बदलाव ओपनिंग बैट्समैन में भी आया है। बिल्कुल। अगर इसी क्वेश्चन को मैं थोड़ा सा मॉडिफाई करूं, इंडियन ओपनर्स की जगह फॉरेन ओपनर्स की बात करें, तो वो कौन सा ओपनर है जिसको आपको लगता है कि इंडियन फैंस को भी रिकॉग्नाइज करना चाहिए, या जिसकी अप्रोच ऐसी हो कि आपको लगा नहीं यार ये कमाल है?
नहीं, आप देखिए जेफरी बायकॉट को देखिए, आप डेसमंड हेन्स को देखिए, आप गॉर्डन ग्रीनिच को देखिए, आप सनत जयसूर्या को देखिए, इन सब खिलाड़ी, आप रोमेश कालू वितरणा को देखिए जिन्होंने एक वर्ल्ड कप में पूरा का पूरा मतलब बल्लेबाजी की परिभाषा को ही बदल दिया। आज जब हम पावर प्ले में कहते हैं कि आईपीएल में पावर प्ले में 6 ओवर में भाई हमने 100 रन बना दिए और हमको उस फील्डिंग की रिस्ट्रिक्शंस को सबसे ज्यादा यूटिलाइज करना है, तो उसकी शुरुआत कहां से हुई, वो रास्ता किसने दिखाया? मैं हमेशा कहता हूं, आपके इस प्रश्न को मैं थोड़ी देर के लिए ओलंपिक में ले चलता हूं। अभिनव बिंद्रा जो हैं वो 2008 में गोल्ड मेडल जीतते हैं शूटिंग में, लेकिन क्या वो गोल्ड मेडल में 2004 के राज्यवर्धन राठौर के सिल्वर मेडल को आप भूल सकते हैं? नहीं। क्यों नहीं भूल सकते? क्योंकि हालांकि अभिनव बिंद्रा खुद अपनी किताब में लिखते हैं कि मुझे भी उसी दिन लगा कि हाँ मैं भी जीत सकता हूं। अगर राज्यवर्धन राठौर का सिल्वर मेडल आ सकता है तो एक भारतीय निशानेबाज का ओलंपिक में गोल्ड मेडल भी आ सकता है, और अगली बार वो लेके आए। उसके बाद आप देखिए 2012 में आपको शूटिंग में 3 मेडल मिलते हैं, गगन नारंग जीतते हैं, विजय कुमार जीतते हैं। तो ये जैसे कहते हैं ना कि हम तो यहां तक लेकर आए, अब इसके बाद आगे जो टॉर्च बेरर है उसको और आगे लेकर जाएगा। तो ये सारे जितने खिलाड़ी थे जिनका जिक्र अभी थोड़ी देर पहले हमने किया क्रिकेट में ओपनर्स के नाम पे, फॉरेन ओपनर्स के नाम पे, रोमेश कालू वितरणा और सनत जयसूर्या को ये श्रेय दिया जाता है और दिया जाएगा कि इन दोनों ही खिलाड़ियों ने, दोनों ही बल्लेबाजों ने ये एक नैरेटिव सेट किया कि ओपनर्स को किस तरह से फियरलेस क्रिकेट खेलनी चाहिए, किस तरह से वो हवा में ही खेलता रहे शॉट्स बस। और उसी का नतीजा है कि आज आप देखिए 4 ओवर में 50 रन, 4 ओवर में 60 रन, तो कुछ लगता ही नहीं, लगता हाँ ठीक है बड़ी आम बात है। उसकी शुरुआत उन्होंने की थी। तो मेरे ख्याल से जब भी आप जो भी क्रिकेट लवर्स हैं, जो भी क्रिकेट को फॉलो करते हैं या क्रिकेट की किताबों को पढ़ते हैं, अगर वो ओपनर्स में, फॉरेन ओपनर्स में जाएंगे और 70-80 के दशक के बाद के क्रिकेट को या उसके आसपास के क्रिकेट को फॉलो करना शुरू करेंगे, तो ये सारे ही नाम जो मैंने लिए वो बहुत इंपॉर्टेंट नाम है। बिल्कुल सर, इस पूरी पुस्तक में आपने जितने भी फैक्ट्स डाले हैं सभी बड़े इंटरेस्टिंग हैं। आपके लिए कितना मुश्किल था इन सब को कलेक्ट करना और इतने फाइन वे में कंपाइल करना? क्या टीम आपकी काम कर रही थी या कैसे आपके पास एक पूरी इन्फॉर्मेशन का क्या सोर्स था, कैसे आपने किया है? अच्छा सवाल है और इसका जवाब थोड़ा सा बोरिंग भी हो सकता है। आपने जो कहा ना, जैसे मैंने बताया कि 1975 के पहले की जो क्रिकेट है, जो मैंने भी नहीं देखी, जो मैंने भी सुनी है, जो मैंने भी पढ़ी है, वो असल में सबसे कठिन काम था। क्योंकि अभी मैं आपसे, मान लीजिए इस क्रिकेट को अभी हटा देते हैं, मैं आपसे कहता हूं कि चलिए हम भारतीय फिल्मों के इतिहास पर एक किताब लिख रहे हैं, तो आपकी जनरेशन में आपको शायद जितने भी आजकल के ये हीरो हैं उनके बारे में तो सुनना पसंद आएगा, लेकिन वो जो पुराने जमाने के हीरोज हैं उनको शायद आप लोग नहीं पढ़ना पसंद करेंगे। कौन जाए पढ़ने यार, ना तो कलर्ड फिल्म होती थी, ना मतलब बहुत दिनों तक तो उसमें बातचीत भी नहीं होती थी, डायलॉग्स नहीं होते थे, म्यूजिक जो है वो के.एल. सहगल का म्यूजिक अगर आप सुन लेंगे, उनकी गायकी का अंदाज सुन लेंगे तो आपको लगेगा कि ये तो बहुत ही बोझिल किस्म का है, क्योंकि शायद आप उससे अपने आप को रिलेट नहीं कर पाएंगे। बहुत बड़े स्टार थे के.एल. सहगल, मतलब इतने बड़े गायक थे कि लता मंगेशकर उनको भगवान की तरह कहना चाहिए पूजती थी। तो ये वही मुश्किल काम था, वही रिसर्च करना जो उन खिलाड़ियों के बारे में जिनको मैंने भी नहीं देखा है, जिनको मैंने भी पढ़ा है, उनके बारे में ढूंढना मुश्किल था। और 1985 के आसपास के बाद की क्रिकेट जो है वो तो देखी है, आंख के सामने पूरा एक वर्ल्ड कप हमारे निकला हुआ है, क्योंकि बड़े हो गए थे इलाहाबाद में, और हम जहां मेरा जन्म हुआ है, अपने यारों दोस्तों के साथ थोड़ी बहुत क्रिकेट हम भी खेलते थे, मैचेस होते थे, तो वैसे ही एक बहुत ही उत्साही बच्चे की तरह सुबह से उठ के फॉलो करना उसको, क्रिकेट देखना, कई बार तो बल्कि नकल करना खिलाड़ियों की, जिन खिलाड़ियों को बहुत पसंद करते थे। तो वहां की जो क्रिकेट देखी है उसको लिखना कहीं से मुश्किल नहीं था, लेकिन जो क्रिकेट नहीं देखी है वो रिसर्च करना मुश्किल था। कुछ अपने जो क्रिकेटिंग दोस्त ही हैं, जो जिन्होंने क्रिकेट खेली भी है, जो क्रिकेट जर्नलिस्ट भी हैं, उनके साथ बातचीत होती रहती थी। वो अपना कुछ चीज़ें वो भी निकाल कर बताते थे कि भाई साहब ये देखिए, ये बड़ा अच्छा एक फैक्ट मिला है, या ये एक बड़ी अच्छी कहानी मिली है। तो हाँ, लेकिन ऐसा सच कोई टीम जैसा नहीं है, काम किया हुआ है, रिसर्च की हुई है, सब अपनी ही मेहनत है। और फिर वो जो रन ऑर्डर शब्द एक इस्तेमाल किया था ना, वो रन ऑर्डर वाला था कि हाँ, चूंकि ये आइडिया रहा है कि हाँ किस तरह से मुझे अपनी बात को एक किताब में 250 पेज में रखना है, तो क्या क्या होना चाहिए, कैसे कैसे होना चाहिए, उसकी रूपरेखा या आप कहें ब्लूप्रिंट, तो वो ब्लूप्रिंट तैयार कर लिया। उसके बाद लिखना ज्यादा मुश्किल काम नहीं था, रिसर्च करना ज्यादा मुश्किल काम था। मुश्किल काम था। मैं वापस से क्रिकेट पर आता हूँ। समय समय के साथ क्रिकेट का मिजाज बदला है। पहले टेस्ट क्रिकेट था, फिर ओडी आया, T20 आया, काफ़ी सारी अब लीग्स चल रही है T20 के ऊपर। T20 ने ओपनर्स का रोल किस तरीके से बदला है? वही अभी यही बात हम कर रहे थे ना कि T20 ने तो बिल्कुल ऐसा कर दिया कि जैसे मतलब
संभव हो तो एक ओवर में 6 छक्के की बजाय 7 छक्के लगा लें। मतलब वो बैट्समैन तो इस बात की परवाह ही नहीं कर रहा है। मतलब वैभव सूर्यवंशी के सामने मोहम्मद सिराज गेंदबाजी कर रहे हैं या मान लेते हैं कोई भी आप बड़ा नाम ले लें गेंदबाजी का जो इस सीजन में खेल रहा था वो गेंदबाजी कर रहा है। फर्क ये आ गया T20 की जनरेशन में कि जो गावस्कर की जनरेशन थी या गावस्कर के बाद के जितने बल्लेबाज थे उनकी जनरेशन थी या जो सचिन तेंदुलकर की जनरेशन थी या रोहित शर्मा की जनरेशन थी, वहां तक भी ये खिलाड़ी सोचते थे कि सामने कौन है, सामने कौन सी टीम है, सामने कौन सा गेंदबाज है, ये पिच कैसा खेलती है, मेरी फॉर्म कैसी चल रही है। इस तरह के सवाल ये लोग सोचते थे। ये जो T20 की जनरेशन है ये कुछ नहीं सोचती है, वो ये सिर्फ सोचती है कि मुझे क्या करना है, मुझे मारना है। ठीक है, तो जब आप एक ही और उसी तरह की ट्रेनिंग भी हो रही है। आप देखिए राहुल तेवतिया हैं, आप देखिए रिंकू सिंह हैं। आपको लगता है कि रिंकू सिंह को कहा जाएगा कि आप चलिए 50 गेंद यहां खड़े हो जाइए और आपको 50 गेंद डिफेंड करनी है, कर ही नहीं सकते क्योंकि ट्रेनिंग नहीं है उस तरह की। राहुल तेवतिया की ट्रेनिंग ही है कि 3 से 4 गेंद मिलेंगी और उन 4 गेंदों पर ही मुझे मैच में फर्क डाल देना है। तो वैसे ही T20 के लिए स्पेसिफिक ओपनर्स माइंडसेट से आते हैं कि जाते ही पहली बॉल से अटैक करना है, वो कुछ देखना ही नहीं कि बॉल कितना बाउंस है, कितना कैरी कर रहा है, मारना है मारना है मारना है। तो थोड़ा सा जो डर खत्म हुआ क्रिकेट में एंटरटेनमेंट के पहलू को लाने के लिए, उस डर को बिल्कुल ही खत्म कर दिया इस फॉर्मेट ने, क्योंकि यहां पर तो सीधा सीधा इक्वेशन पैसे से भी जुड़ा हुआ है। आप जितना खतरनाक ओपनिंग करेंगे अपनी टीम के लिए या अप टू एनी पोजीशन पर आप जहां भी बल्लेबाजी कर रहे हैं या गेंदबाजी कर रहे हैं, आप जितना अच्छा करेंगे आपको अगले साल बोली में उतना पैसा मिलेगा। तो इसलिए भी शायद जो T20 का जनरेशन है या T20 का जो क्रिकेट है वो और ज्यादा फियरलेस है, और ज्यादा एंटरटेनिंग है, और ज्यादा गेंदबाजों के लिए चिंता वाली बात है। परंतु अब जैसे हाल ही में अब जो टेस्ट सीरीज शुरू होने वाली है इंडिया की, अभी IPL खत्म हुआ है, अब आप कह रहे हैं कि जैसे ट्रेनिंग भी उसी तरीके से होती है, तो ये ODI क्रिकेट में या फिर टेस्ट क्रिकेट में कितना सस्टेनेबल है ये अप्रोच? बड़ा मुश्किल है। देखिए आप इसकी ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है। आपके सामने आंकड़े आते हैं, आपको खुद ही समझ में आ जाएगी कहानी। भारतीय टीम अभी ऑस्ट्रेलिया में हार के आई बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी 1 दशक के बाद। उससे पहले भारतीय टीम पहली बार न्यूजीलैंड से अपने घर में हार गई 3-0 से, और वो भी मतलब भारत के टेस्ट क्रिकेट के इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ जब किसी टीम ने आपको घर में 3-0 से हरा दिया। अब मैं पूछता हूं क्यों? तो इसका जवाब ही यही है कि हम कहीं ना कहीं वो जो T20 की चकाचौंध है, उस T20 की चकाचौंध में हमारा जो टेस्ट क्रिकेट था, और ये मेरी ही चिंता नहीं है, ये चिंता भारतीय क्रिकेट की है, ये चिंता भारतीय क्रिकेट को चलाने वालों की है, चाहे वो कोचेज हों, चाहे वो टीम का सपोर्ट स्टाफ हो, चाहे सेलेक्टर्स हो, चाहे BCCI हो जो थिंक टैंक है, कि भाई अगर हम सिर्फ IPL पर ही ध्यान देंगे, अगर हम सिर्फ इसी तरह के बल्लेबाजों को प्रोड्यूस करेंगे जो पहली ही बॉल से चौका या छक्का मारना जानते हैं, तो फिर टेस्ट क्रिकेट का क्या होगा। और अगर आपका जो सवाल है उसके वॉल्यूम को या उसकी गंभीरता को थोड़ा समझाया जाए, तो अभी इस बात का इम्तहान हो जाएगा। ये जो 5 मैचेस हम खेलेंगे इंग्लैंड में, ऑस्ट्रेलिया में जिस तरह से खेल के आए हैं, उसके बाद और वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप का साइकिल भी इसी सीरीज से शुरू हो रहा है। तो इस सीरीज में जहां आपके पास विराट कोहली नहीं है, इस सीरीज में जहां आपके पास रोहित शर्मा नहीं है, जहां पर शुभमन गिल अपनी नई कप्तानी संभाल रहे हैं, वहां पर गौतम गंभीर एज अ कोच किस तरह से टेस्ट के टेम्परामेंट में इन बल्लेबाजों को ढाल पाते हैं, ये बड़ा प्रश्न है, बड़ी चुनौती है भारतीय टीम के सामने। मुझे बहुत मुश्किल से याद आता है, क्रिकेट में एक टर्म होता है फ्रंट फुट डिफेंस। कौन सा बल्लेबाज है जो फ्रंट फुट पे आकर डिफेंस करना जानता हो? बड़ी ही चिंता का विषय है कि विश्व क्रिकेट में बहुत गिने चुने बल्लेबाज रह गए हैं जिनको फ्रंट फुट डिफेंस की कला आती हो। यही वजह है कि वो जो टेस्ट मैच 5 दिन का होता था, अब वो 5वें दिन जाता ही नहीं है। और सिर्फ ये भारत के कॉन्टेक्स्ट में हम बात नहीं कर रहे हैं, ये आप पूरे वर्ल्ड क्रिकेट में देखेंगे। अब 5वें दिन की सुबह पहले सेशन में खत्म हो गया। मोस्ट ऑफ द टेस्ट मैचेस जो है वो आप देखेंगे चौथे दिन खत्म होते हैं, कुछ टेस्ट मैच तो तीसरे दिन खत्म हो जाते हैं। तो अगर इसकी वजह आप तलाशेंगे तो वजह यही है, और यही शायद क्रिकेट के सामने इस वक्त बड़ा प्रश्न भी है कि क्या टू मच T20 क्रिकेट जो है वो टेस्ट क्रिकेट को बहुत जबरदस्त तरीके से नुकसान पहुंचा रहा है। आप क्रिकेट के अलावा फिल्मों पर लिखते हैं, इसके अलावा आप संगीत पर लिखते हैं, तो ये जो आपकी स्टैट बेस्ड राइटिंग है या फिर जो आपकी क्लासिकल राइटिंग है, ये कहीं ओवरलैप करती है या ये दोनों ही अलग ही दुनिया है? दोनों बिल्कुल अलग दुनिया है, और दोनों ऐसी दुनिया है जिसमें मुझे बहुत मजा आता है। मतलब सी से क्लासिकल म्यूजिक भी शुरू होता है और सी से ही क्रिकेट भी है, तो शायद कुछ इन दोनों शब्दों से प्यार है। जो भी समय प्रभास जोशी जो बड़े
पत्रकार थे और हम सबके लिए बड़े ही सम्मानित आदरणीय व्यक्ति थे, जनसत्ता के संपादक थे। तो वो कहते थे कि व्यवहार खाता होता है आदमी का और एक व्यापार खाता होता है। तो एक व्यापार खाता जिससे वो बिजनेस करता है और व्यवहार खाता जिससे वो लेन देन करता है कि हाँ भाई आपको कुछ गिफ्ट कर दिया, उनको कुछ गिफ्ट कर दिया, इस तरह से। तो वो कहते थे कि मेरा जो क्रिकेट है, क्रिकेट लिख के पर लिखते थे और बहुत कमाल लिखते थे वो, तो उनका ये कहना है कि क्रिकेट जो है मेरा व्यवहार खाता है। तो वैसे ही है, मतलब मुझसे कोई अगर ये पूछ ले कि क्रिकेट पर ज्यादा लिखना अच्छा लगता है या क्लासिकल म्यूजिक पर ज्यादा लिखना ज्यादा अच्छा लगता है, तो मेरे लिए बड़ा मुश्किल सवाल है, मैं शायद जवाब नहीं दे पाऊंगा। लेकिन ओवरलैप होने जैसी सिचुएशन नहीं है। ये ऐसे ही है कि जब क्लासिकल म्यूजिक तो मतलब जो मेरी संस्था है रागगिरी, जो एनजीओ है, जिसके लिए जिसका मकसद ये है कि हम कैसे जो हमारे आज के बच्चे हैं उनको बता पाएं कि हमारा म्यूजिक क्या है, हमारी म्यूजिक की जो जड़ें हैं वो कितनी गहरी हैं, कितनी गहराई है, मतलब सागर से भी गहरा कोई अगर कुछ है तो शास्त्रीय संगीत का एक पक्ष है। तो उसके लिए रोज सुबह एक ट्वीट करते हैं वो जो सोशल मीडिया में। तो हमारे यहाँ घर पे शास्त्रीय संगीत की शुरुआत सुबह ही हो जाती है। सुबह 7 बजे कोई ना कोई ट्वीट करना है तो अब कई हजार क्लिप का मेरे पास खजाना है, जिसमें से रोज मैं एक क्लिप डालता हूँ। तो वहां से सुनना शुरू होता है। और क्रिकेट फिर ऐसे आता है कि जब जैसे ही ऑफिस में कदम रखा तो चूंकि स्पोर्ट्स डेस्क देखते हैं तो वो क्रिकेट भी सामने चल रहा होता है। बस ये कि हाँ, जब लिखना होता है तो क्या लिखना है, किस तरह से लिखना है, क्योंकि दोनों की भाषाएं अलग हैं, दोनों की शैलियां अलग हैं। किस्सा गोई आप पाएंगे दोनों जगह कॉमन है। अगर मैं म्यूजिक पे लिख रहा हूं तो उसमें भी आप पाएंगे कि कोई ना कोई किस्सा होगा, और अगर मैं क्रिकेट पे लिख रहा हूं तो उसमें भी अगर कोई किस्सा मेरे पास है। कोशिश यही करता हूं हमेशा कि अगर कोई व्यक्ति मेरे लेख को पढ़ने की शुरुआत कर चुका है तो उसको बीच में ना छोड़े, मतलब वो उसको फिर पढ़ जाए पूरा, तो शायद मेरे लिए एक लेखक के तौर पर लगता है कि हाँ कुछ ठीक ठाक लिखा होगा। नहीं, बिल्कुल सर, हालांकि मैं क्रिकेट प्रेमी हूँ फिर भी मैंने इस पुस्तक में यही पाया है। चलिए, जो क्रिकेट प्रेमी हैं उनके लिए तो जैसे आपने बताया पूरा का पूरा एनसाइक्लोपीडिया है किताब, पर जिनको क्रिकेट की समझ नहीं है या जो इतना रुचि नहीं रखते, इतना इंटरेस्ट नहीं रखते हैं, उनके लिए क्या टेक अवेज है इस बुक में? उनके लिए टेक अवेज यही है कि अमिताभ बच्चन साहब केबीसी में अक्सर क्रिकेट से सवाल पूछते हैं तो इस किताब को पढ़ लें। इस किताब को पढ़ लेंगे तो कम से कम ये मैं दावे से कह सकता हूं कि अगर केबीसी में कभी भी ओपनिंग को लेकर कोई सवाल आया तो उसका जवाब इस किताब में जरूर होगा। खैर, ऑन अ सीरियस नोट, मुझे लगता है कि क्रिकेट में समझाने के लिहाज से तो शायद बहुत कुछ नहीं है, लेकिन हाँ, अगर आपको क्रिकेट की किस्सा गोई भी पसंद है, अगर आप समझना चाहते हैं कि हाँ ओपनर्स का रोल कितना बड़ा है, कितना अहम है, किस तरह से वो जीत की नींव रखते हैं, किस तरह से वो जीत के लिए एक मंजिल तैयार करते हैं, रास्ता तैयार करते हैं, तो आप ये किताब पढ़ सकते हैं। और सबसे बड़ी बात ये भी है कि जो मैंने कहा किस्सा गोई, लिखने का अंदाज ऐसा है कि मुझे नहीं लगता कि शायद बहुत भारी कोई किताब है। मतलब अगर इस किताब को मैं चाहता तो मैं बहुत ही कठिन तरह की शैली में भी लिख सकता था, बड़े भारी भरकम हिंदी के शब्दों का इस्तेमाल कर सकता था, लेकिन मेरा प्रयास यही है कि पठनीय और पचनीय, यानी पच भी जाए आपको। तो वो मुझे कई दोस्तों ने कहा कि यार हमने तो पढ़ना शुरू किया और हमने 2 रीड में खत्म कर दी किताब, या 3 बार में पूरी किताब खत्म कर दी। तो मुझे लगता है कि अगर मुझे अपनी किताब का प्रचार प्रसार करना हो और लोगों को कहना हो कि भाई ये किताब खरीद लीजिए, तो मैं यही कहूंगा कि पढ़ें। पढ़कर आपको कम से कम एक खेल में एक बहुत इंपॉर्टेंट जो रोल है ओपनर का, वो आपको समझ में आ जाएगा, और उससे आपको अपने जीवन में आप कोई भी नई शुरुआत अगर करने जा रहे हैं, ओपनिंग का मतलब शुरुआत करना ही तो है, और क्या है। तो अगर आप क्रिकेट नहीं भी खेलते हैं, लेकिन अगर आप मान लेते हैं आप ड्राइविंग शुरू करने जा रहे हैं, मान लेते हैं आप कुकिंग शुरू करने जा रहे हैं, मान लेते हैं आप कोई बिजनेस शुरू करने जा रहे हैं, जीवन में कोई भी नई शुरुआत अगर करने जा रहे हैं, तो उससे पहले अपने आप को किस तरह से तैयार करें। वो क्रिकेट का खेल है या नहीं है, कुछ भी है, अगर शुरुआत है तो इस किताब को पढ़ के आपको समझ में आएगा कि शुरुआत कैसे करनी चाहिए। बिल्कुल सर, एक बोनस क्वेश्चन है, हालांकि ये थोड़ा सा हटकर है। अगर आप ओपनर होते तो आप किस पेज पर खेलना पसंद करते, कौन से बॉलर को फेस करना पसंद करते और आपकी अप्रोच क्या होती? अब मतलब ये जितना हाइपोथेटिकल क्वेश्चन है उसका जवाब मुझे लगता है शायद मतलब अगर फास्ट बॉलर्स में मेरी जनरेशन में जिसने बहुत परेशान किया भारतीय टीम को, खासतौर पर एक सीरीज में, वो थे शोएब अख्तर। पाकिस्तान का जो टेस्ट मैच था, मुझे याद है उसमें जिस मैच में उन्होंने पहले राहुल द्रविड़ को आउट किया, उसके बाद फिर उन्होंने सचिन तेंदुलकर को आउट किया, उसके बाद उन्होंने वीवीएस लक्ष्मण को आउट किया। तो उस समय अगर मैं ओपनर रहता, अगर मतलब जैसे छोटे थे तो वो हम लोग के यूपी बोर्ड में एक सवाल आता था, बड़ा ऐसे लिखना होता था, निबंध लिखना होता था कि अगर मैं प्रधानमंत्री होता, तो अगर मैं सलामी बल्लेबाज होता तो शायद मैं सबसे ज्यादा जिन 2 गेंदबाजों को मैं फेस करना पसंद करता, उसमें एक शोएब अख्तर और दूसरे ब्रेटली होते। बिल्कुल सर, क्या बात है, बहुत बढ़िया। जितने भी क्रिकेट प्रेमी हैं, हालांकि वैसे तो पूरे वर्ल्ड में क्रिकेट को पसंद किया जाता है, परंतु मैं इंडियन कॉन्टेक्स्ट में बात करूंगा
वो सब ये सवाल का जवाब जानना चाहते हैं। मैं भी जानना चाहता हूँ, क्या इस बार आरसीबी आईपीएल जीत रही है? मुश्किल सवाल है अर्चित, क्योंकि देखिए एट द एंड ऑफ द डे भले ही ये T20 फॉर्मेट है, लेकिन यहां पर भी आपको वही चीजें चाहिए जीत के लिए जो टेस्ट मैच में चाहिए होती हैं। ऐसा नहीं है कि जीतने का फॉर्मूला नहीं बदल रहा है, फॉर्मूला चाहे फॉर्मेट बदल रहा है। T20 वनडे और टेस्ट मैचेस का फॉर्मेट अलग अलग है, अप्रोच अलग है बल्लेबाजी की, लेकिन जीतने के लिए जो जरूरतें होती हैं वो कॉमन है। आपको कंसिस्टेंसी चाहिए। अच्छी बात यह है आरसीबी ने इस बार जिस तरह की कंसिस्टेंसी दिखाई पूरे सीजन में, आपको पहला मौका जब मिला फाइनल में जाने का, आपने उस मौके को हाथ से जाने नहीं दिया। वही गलती जो गुजरात की टीम ने की, पूरे सीजन में इतनी कंसिस्टेंसी से खेलते हुए आए, लेकिन वहां पर जाकर उनसे नहीं हो पाया। या पंजाब की टीम जिस तरीके से उस दिन आउट हो गई 100 रन के आसपास। तो मैं हमेशा कहता हूं कि क्रिकेट में फॉर्म, आक्रामकता और तमाम सारे एलिमेंट्स जो हैं वो मेरे लिए बाद में आते हैं। मेरे लिए जो पहली चीज पिक करनी होती है कंसिस्टेंसी। कंसिस्टेंसी से मेरा आशय है कि आपकी टीम की एक रेपुटेशन होती है कि हाँ ये 200 रन तो बना लेंगे, या ये अगर इनके गेंदबाजों ने 200 रन मतलब इनके बल्लेबाजों ने 200 रन बना दिया है तो इनके गेंदबाज 200 रन बचा लेंगे। तो ये जो कंसिस्टेंसी चाहिए होती है वो इस बार आरसीबी की टीम ने दिखाई है, वो दिखानी होगी। अभी मेहनत करनी होगी। अभी मतलब आप बहुत करीब पहुंचे हैं, लेकिन यहां तक तो इससे पहले भी आरसीबी पहुंची थी। ऐसा नहीं कि पहली बार फाइनल में पहुंची है। अब मुझे लगता है शायद थोड़ा सा जो रोल है विराट कोहली का या बाकी टीम के सीनियर प्लेयर्स का, वो यही होगा कि वो अपने साथ के खिलाड़ियों को समझाएं कि हमें अपने इमोशंस को कंट्रोल करना है। 2011 का वर्ल्ड कप आपको याद होगा, जब भारतीय टीम चैंपियन बनी थी, मोहाली में सेमीफाइनल मैच चल रहा था और भारत और पाकिस्तान का मुकाबला था। बड़ा ही हाई प्रोफाइल मैच था, दोनों देशों के प्रमुख वहां पर बैठे हुए थे। हम सब लोग उस मैच को कवर भी कर रहे थे। 7 या 8 विकेट गिर चुके थे पाकिस्तान के। हर कोई श्योर था कि ये मैच इंडिया जीत रही है। लेकिन तभी मिड ऑफ के एरिया से एक आवाज आई जिसको स्टंप माइक ने पकड़ा। वो आवाज थी सचिन तेंदुलकर की, और उन्होंने कहा कि अभी मैच खत्म नहीं हुआ है। बड़ा जोर से उन्होंने ये बात कही, तभी वो स्टंप माइक तक पहुंची भी। तो यानी अभी मैच जो है वो अगर 2011 विश्व कप में भारतीय टीम के लिए नहीं खत्म हुआ था, तो ये बात सचिन तेंदुलकर ने बताई। क्यों? इसीलिए बताई क्योंकि उनको पता था कि कई बार आप कॉम्प्लेसेंट हो जाते हैं, कई बार आपको लगता है कि अब तो हो ही गया। अभी हुआ नहीं है आरसीबी के लिए। आरसीबी को अगर जीतना है 18वें सीजन में पहली बार, अभी तक जीते नहीं है कभी, तो वो जो एक एडिशनल चाहत है, डेस्परेशन है, उसमें कहीं गलतियां ना कर दे, उससे बचना होगा। बड़ा मजा आया सर आपके साथ बात करके, और मुझे पता है लिसनर्स को भी मजा आने वाला है। थैंक यू सर, थैंक यू फॉर योर वैल्यूएबल टाइम। थैंक यू अर्चित। और अच्छी बात है, मुझे बड़ी खुशी हुई कि आप मतलब पब्लिशिंग से जुड़े हुए हैं, उसके अलावा आप क्रिकेट को इस तरह से फॉलो करते हैं, लेखकों से बात करते हैं। अब आज की जनरेशन तो वो मोबाइल और टीवी वाली जनरेशन है ना, तो अगर आप किताबों से जुड़े हुए हैं और किताबों से जोड़ने का काम कर रहे हैं लोगों को, तो आपका प्रयास बहुत अच्छा है, सराहनीय है, और इसलिए भी मैं आपको शुभकामनाएं देता हूँ। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू। तो ये थे शिवेंद्र सर। अगर आप क्रिकेट में रुचि रखते हैं, नहीं भी रखते हैं, तो इनकी किताब है ओपनर्स, आप उसको जरूर पढ़िए। ये किताब आपको बिल्कुल निराश नहीं करेगी। फिर मिलेंगे एक नई किताब के साथ, एक नए पॉडकास्ट के साथ। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। जय हिंद, जय भारत।